चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग देख लेते हैं जेईई मेन का जो फर्स्ट सेशन जो चल रहा था एग्जाम का, जो कि कंडक्ट हुआ है 23rd को भी हुआ है एग्जाम, लेकिन वो तो आर्किटेक्चर वालों का था। फिर 24, 25 और 26 फरवरी में। तो 24 के दो सेट का हम लोगों ने सोल्यूशन कर रखा है। जिनको भी जरूरत है वो जा करके देख सकते हैं, एक पूरा प्लेलिस्ट है। और 25 के भी दो पेपर्स का हम लोगों ने सोल्यूशन कर रखा है। 26 के भी दोनों पेपर्स का मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट का पेपर का सोल्यूशन तुम्हें मिल जाएगा। ये तो हमारा सेकेंड शिफ्ट का है, मॉर्निंग वाला तुम्हें मिल चुका है। ठीक है, तो 6 पेपर जो तुम्हारे पास फर्स्ट सेशन के हुए उन सब का केमिस्ट्री के क्वेश्चंस का सोल्यूशन तुम्हें दे दिया गया हम लोग की तरफ से। और काफी मेहनत लगा इसमें भी, तुम लोगों को थोड़ा सा तो हेल्प करना ही चाहिए। चले अच्छा, एक छोटी सी जानकारी जो मैं एक बार फिर से देना चाहता हूँ नीट क्रैश कोर्स के लिए। नीट का एग्जाम मोस्ट प्रोबेबली तुम लोगों का जून लास्ट में या जुलाई स्टार्टिंग में होगा। तो बहुत एक सस्ता सा क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है, 10 मार्च से स्टार्ट होगा। उसको ज्वाइन करके तुम 2 मंथ क्रैश कोर्स चलेगा, उसके बाद भी 2 मंथ तुम वीडियोस को लेकर के एक्सेस कर सकते हो। उसकी टाइमिंग्स रही ये मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, सैटरडे दोपहर में 12 से 2, 12 से 2, 12 से 2 ऐसे करके है। और आगे चलते हैं हम लोग। फिर जिनको ज्वाइन करना है वो लोग, सिंपल सा काम है, यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर है, अपना फोन घुमाएं और ज्वाइन कर सकते हैं। और हम लोग इस साल से क्लास 9, 10 भी स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि एक फाउंडेशन कोर्स जैसा चलेगा। वो भी बैचेस अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं, तो जिनको 9, 10th में एडमिशन लेने हैं वो भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही फैसिलिटीज हम लोग आगे से प्रोवाइड करते हैं। तो जो लोग घर से क्लास करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, और जो लोग यहाँ पे आके करना चाहते हैं वो भी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। चलते हैं हम लोग फिर इस पेपर का भी एक एक क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास मैचिंग करके है, मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2। बहुत ही आसान आसान से रिएक्शंस हैं अपने पास जिनको हमें मैच कराना है। तो अगर हम CuCl2 HCl लेकर जाएं तो ये तो सैंड में रिएक्शन हो जाता है, जहाँ पे क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन अगर हम कराएंगे तो फिर से बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन अगर तुम कॉपर के साथ कराओगे HCl दे करके, फिर वो क्या होगा, वो तो गाटरमैन रिएक्शन हो जाता है। और जब हम एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम डाई ईथर से कराते हैं तो उसको बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। और जब हम फिनाइल हैलाइड की रिएक्शन कराते हैं, एराइल हैलाइड की रिएक्शन कराते हैं सोडियम डाई ईथर के साथ, दोनों में ही सेम चीज होता है। यहाँ पर बाइफिनाइल बनेगा, यहाँ पे हमारे पास 2 बार एथेन मॉलिक्यूल मिल जाएंगे, ब्यूटेन बन जाएगा। उसको जब हम एल्काइल रखते हैं तो वुड्स रिएक्शन बोलते हैं, नहीं तो बोलते हैं फिटिक रिएक्शन। सारी रिएक्शंस तुम लोगों ने देख रखा होगा, बहुत ही लल्लू सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 फिर से एक मैच द कॉलम के ऊपर है। क्या बताएं तुम लोगों को, अभी शायद 2-3 वीडियो में मैं तुम लोगों को सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज के बारे में बोल चुका हूँ। माल्टोज कौन होते हैं, केवल अल्फा ग्लूकोज के डाइसेक्राइड। लैक्टोज कौन होते हैं, बीटा गैलेक्टोज और बीटा ग्लूकोज के डाइसेक्राइड्स। सुक्रोज कौन होते हैं, अल्फा ग्लूकोज और अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज के डाइसेक्राइड। ये रिड्यूसिंग शुगर नहीं होते, ये दोनों रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। इन लोगों के पास हेमी या फिर हेमीकीटल ग्रुप होता है। चलिए अच्छा, मैचिंग के बारे में जानना चाहता है तो सुक्रोज किससे मैच हो जाएगा, अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज, अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज। माल्टोज किससे हो जाएगा, अल्फा ग्लूकोज। लैक्टोज किससे हो जाएगा, बीटा गैलेक्टोज और बीटा ग्लूकोज से। तो एक की मैचिंग हो जाएगी 2 से, बी की मैचिंग हो जाएगी 3 से। ए का 2, एक का 2, ए का 2 से और बी का हो जाएगा 3 से, बी का 3 से। तो आंसर हो जाएगा लास्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स पॉजिटिव टेस्ट विद सेरिक अमोनियम नाइट्रेट एंड क्लोरोफॉर्म KOH। इसका मतलब वो चाहता है सेरिक अमोनियम नाइट्रेट के साथ कैसा कलर दे जाए, वो रेड कलर दे जाए। अक्सर कौन करते हैं ऐसा, एल्कोहल। और वो जो हमारे पास क्लोरोफॉर्म वाले टेस्ट हैं, ये क्लोरोफॉर्म बेस, ये कौन सी रिएक्शन है, कार्बिलामाइन टेस्ट, वो भी दे जाए रिस्पेक्टिवली। तो पहला एल्कोहल सेरिक अमोनियम नाइट्रेट के साथ टेस्ट देने वाला, और अमीन दूसरा हो जाएगा। तो एल्कोहल अमीन आंसर हो जाएगा थर्ड पार्ट। एल्कोहल रेड कलर दे जाते हैं काइन के साथ, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट के साथ। और जो अमीन्स हैं, याद है अमीन की रिएक्शन बहुत ही शानदार तरीके की होती है जब हम कराते हैं उसको कार्बाइल अमीन टेस्ट जैसा ये। तो इससे होगा क्या, इससे बस सिंपल सा काम होता है कि जब तुम डालोगे इनमें अमीन 3 HCl लेकर के KOH से रिएक्शन कर जाते हैं, और हमें देते क्या है प्राइमरी अमीन RNC, एल्काइल आइसोसाइनाइड, बदबूदार स्मेल वाला कंपाउंड मिलता है ये अपने को। जहां तक आंसर की बात करें तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा जा रहा है सेलिवानोव। याद रखें ये टेस्ट
तुम लोगों को कितने शानदार तरीके से बायोमोलिक्यूल्स में हम लोग पढ़ाते हैं। अक्सर ये चीजें अपने सिलेबस का पार्ट जैसा नहीं होते, लोगों को पता भी नहीं चलता ये है कहाँ, क्योंकि ये अपने एनसीईआरटी में कहीं मिलता नहीं, तीसरी आंख से भी ढूंढने से नहीं मिलता। सेलिवानोव टेस्ट और जेंथोप्रोटिक टेस्ट, ऐसे बहुत सारे टेस्ट। इसका शॉर्टकट क्या था अपने पास, PNBX। प्रोटीन के लिए कौन कौन से टेस्ट, नेनहाइड्रिन टेस्ट, बाईयूरेट टेस्ट, जेंथोप्रोटिक टेस्ट, मिलन्स टेस्ट, ऐसे बहुत सारे टेस्ट करते हैं, लेकिन ये तो बड़े फेमस होते हैं। ये तो नेनहाइड्रिन, ये तो जेंथोप्रोटिक टेस्ट। तो जो जेंथोप्रोटिक टेस्ट होते हैं वो किसी और के लिए करते हैं, तो और सेलिवानोव टेस्ट जो होता है वो किसी और के लिए करते हैं। तो हमसे पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में, सेलिवानोव टेस्ट एंड जेंथोप्रोटिक टेस्ट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश रिस्पेक्टिवली। तो अगर तुम बस शॉर्टकट लगा दो PN, देखो जो एक होता है MBBS, ये होते हैं हमारे पास कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट। मॉलिस टेस्ट, ये होता है मॉलिस टेस्ट। फिर हमारे पास होते हैं बाईयूरेट टेस्ट, बाईयूरेट तो यहाँ आ जाता है, ये हमारे पास है बेनेडिक्ट टेस्ट जैसा बोल लो, या फिर बायल्स टेस्ट जैसा बोल लो। और एक है हमारे पास S, इसका मतलब होता है सेलिवानोव। सेलिवानोव जो टेस्ट होते हैं वो ये होते हैं कार्बोहाइड्रेट के, और जो जेंथोप्रोटिक है वो प्रोटीन का। तो दूसरी पार्ट में प्रोटीन आना चाहिए, ये रहा प्रोटीन। और सेलिवानोव कीटोस के लिए यूज करते हैं। आंसर हो जाता है थर्ड पार्ट। शॉर्टकट होता है PNB, पंजाब नेशनल बैंक जैसा। PNBX प्रोटीन के टेस्ट, नेनहाइड्रिन, बाईयूरेट, जेंथोप्रोटिक। और कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट MBBS जैसा, याद रह जाते हैं। तो जो बाद में है जेंथोप्रोटिक टेस्ट, वो प्रोटीन के लिए यूज होता है, तो सेकंड में प्रोटीन। और सेलिवानोव टेस्ट किसके लिए होते हैं, कीटोस के लिए होते हैं, याद है। चलें, अच्छा क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 5 की तरफ। यहाँ पे हमसे क्या बोला जा रहा है, तुम्हारे पास कार्बोनिल कंपाउंड है, बेस है, पानी डाल के हीट कर रखा है तुमने, ये कौन सी रिएक्शन है, एल्डोल कंडेंसेशन की बात करना चाहते हो तुम। और फिर कराते हैं, इसका अल्फा H वहां पे अटैक कर जाएगा, पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा, हमारे पास बनेगा एक, ये तो इधर हमारे पास बेंजीन तो जैसा लगा ही रहेगा, यहाँ पे होगा हमारे पास CH2 CH2 CH। ध्यान ध्यान से देखिए कितने मेंबर की रिंग बन जाएगी, 1 2 3 4 5 और ये 6 और 7, 7 मेंबर की रिंग बनेगी साइड में। तो 7 मेंबर की रिंग तो एक ही दिख रही है, ये 7 मेंबर की रिंग तो एक ही दिख रही, तो हम लोग वहीं से ही आंसर पे जा सकते हैं कि जो हमारे पास साइड में जो 7 मेंबर की रिंग तो एक ही जैसा दिख रहा है। अच्छा चलो बनाना चाहेंगे तो कैसे बनेंगे, ध्यान से देखें। इधर लगा होगा CH2, फिर से CH2 है, फिर है CH अपने पास, ध्यान से देखें CH2 CH2 फिर CH, इसके 2 H और इसका O निकल जाएगा, क्योंकि तुम करा रहे कंडेंसेशन। तो 2 H और इसका O निकाल दें तो हमारे पास ये वाला जो CH2 के बाद जो कार्बन होगा वो डबल बॉन्ड बना के रखेगा, और जिस कार्बन से बना के रखेगा उसके पास एक CH2 लगा होगा ऐसे, और उसी कार्बन के पास लगा होगा CH2, C डबल बॉन्ड O और H, ऐसे करके मिलेगा। ध्यान से देखोगे तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा अपना पास। एक तरफ देखें रिंग के बाहर CH2 के बाद डबल बॉन्ड, और एक तरफ CH2 के बाद डबल बॉन्ड। जहां पर CH2 के बाद डबल बॉन्ड है उसी के पास CH2 लगा होगा, ये हो जाएगा आंसर। आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, लास्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। अगर तुमने बस लास्ट जो जेई के हम सोल्यूशन वाले वीडियोस दे रहे हैं वही तुमने देखा होगा तब भी ये क्वेश्चन कर सकते हो। पहला तो है जिंक HCl, ये तो हो जाता है हमारे पास क्लीमेंसन रिडक्शन, तो इसकी वजह से ये कन्वर्ट हो जाएंगे यहाँ पर। और हमने तुम लोगों को बताए हैं कि ये तो COCH2 में चला जाएगा। उसके बाद जब हम कभी क्रोमियम के ऑक्साइड, इवन जब भी कभी हम लोग यूज करते हैं क्रोमियम के ऑक्साइड, मोलिब्डेनम के ऑक्साइड्स, तो इनकी वजह से जो हमारे पास 6 मेंबर की स्ट्रेट चेन है, 6 मेंबर की स्ट्रेट चेन वो एरोमेटाइज हो जाती है इन प्रेजेंस ऑफ Al2O3। मेन हमारे पास क्रोमियम के ऑक्साइड, मोलिब्डेनम के ऑक्साइड, इन सब का यूज करते हैं। सेम टेम्परेचर को लेकर के भी मैंने डिस्कशन किया है उस वीडियो में, 773 केल्विन और टेम्परेचर रखते हैं, और 10 से 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जो ये अब देखो यहाँ पे 6 मेंबर चेन है, 1 2 2 4 और 2 6, और यही मिल करके एरोमेटाइज हो जाएंगे और रिंग में एक इथाइल ग्रुप लगा होगा, सिंपल। तो आंसर हो जाएगा तुम्हारे पास सेकेंड पार्ट, 6 मेंबर की रिंग होगी और एक जो इथाइल है वो वैसे ही लगा रहेगा, ये हो जाएगा अपने पास 6 का आंसर, सेकेंड ऑप्शन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अगेन एक आसान सा क्वेश्चन है, SOCl2 क्या करते हैं, OH को Cl में बदल देते हैं, लेकिन फिनॉल को नहीं कर सकते हैं, ये जो बेंजीन रिंग के साथ लगा है वो वैसा ही रहेगा। तो बस आंसर हो जाएगा ये, यहाँ पे देखें ये वाला OH Cl में चला जाएगा, वो Cl में चला जाएगा, आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या जानना चाहता है, व्हाट विल बी द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्टेन। बेसिक स्टेन का हमसे करेक्ट ऑर्डर जानना चाहता है। फिनाइल मेथेन अमीन, ये क्या चीज है, बेंजीन रिंग, NH और CH3, ये है हमारे पास फिनाइल मेथेन अमीन जैसा। अब हम क्या करें,
अब सिंपल सा है, देख लो इसका लोन पेयर तो रिंग के साथ रेजोनेंस करता है, इसकी बेसिक स्ट्रेंथ बहुत कम होगी। फिर से बोल रहा है एन एन डाइमिथाइल एनिलीन, एनिलीन है तुम्हारे पास ये, और इसके पास तुमने लगा रखे हैं दो दो CH3 ग्रुप, ये है एन मिथाइल एनिलीन, एन मिथाइल एनिलीन तो ये है अपने पास, एन पे लगा दें CH3, एक तरफ H और एक तरफ PH जैसा पार्ट, ये हो जाएगा एन मिथाइल एनिलीन। तो ये फिनाइल मेथेनामीन क्या चीज है भाई, फिनाइल मेथेनामीन ये नहीं होगा, ये मैंने बना दिया गड़बड़, ये होगा ऐसे PH CH2 NH2, इसका आईपेक नेमिंग बोलेंगे तो यहीं पे ये ग्रुप लगा है फिनाइल, तो इसको बोलेंगे फिनाइल मेथेनामीन, ये आईपेक की नेमिंग के हिसाब से दिया है, ये स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा। फिर PH CH2 NH2 ऐसे लिखना होगा, इसका लोन पेयर रिंग में रेजोनेंस नहीं करेगा, इसकी बेसिक स्ट्रेंथ बहुत अच्छी रहेगी फिर, ठीक है। और बेंजीन अमीन, बेंजीन अमीन क्या चीज है, बेंजीन रिंग के बाहर जस्ट हम लगा दें NH2 ग्रुप, बेंजीन अमीन ये है एनिलीन, ठीक है। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हारे पास सबसे अच्छा यहाँ पर भी रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पर भी रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पर भी रेजोनेंस हो रहा है, सबसे अच्छा बेस कौन होगा, फर्स्ट। तो केबी का ऑर्डर चाहिए, जितना अच्छा बेस होगा उतना अच्छा हो जाएगा केबी, तो सबसे ज्यादा होगा फर्स्ट। उसके बाद 2 3 4 वहां पे कैसे देखते हैं, 2 3 4 में तुम्हें ध्यान रखना पड़ता है, जितना ज्यादा यहाँ पे ब्रांचिंग रखते हैं एन का लोन पेयर उतना ही ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, रिंग से रेजोनेंस नहीं कर पाता, और नेट में उसका लोन पेयर बाहर की तरफ जा पाना आसान हो जाता है, और लोन पेयर दूसरे को देगा आराम से, तो कैसा हो जाएगा, अच्छा बेस हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे अच्छे हो जाते हैं 2 फिर 3 फिर 4, आंसर हो जाता है अपने पास करेक्ट फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 9 की तरफ। चले 9 नंबर में देखे ध्यान से, अपने से बोला क्या चाह रहा है, एक कंपाउंड है जिसके पास CHO ग्रुप लगा है, उसको तुम फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन करा रहे हैं NaOH के साथ, ये तो हो जाएगा फिर देखो इसके पास अल्फा H नहीं है, इसके पास अल्फा H नहीं है, क्रॉस एल्डोल क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन है, जिसमें HCOO ये तो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, छोटकू ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, बड़कू रिड्यूस हो जाते हैं, तो ये रिड्यूस हो जाएंगे CH2OH, और हमारे पास पैरा पे लगा होगा OCH3। अब आगे तुम क्या करोगे, जैसे C2H5Br डाल दोगे, NaH हाइड्राइड आयन भी डाल रहे हैं, DMF डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, तो इनसे क्या होगा, तुम एक्चुअली में चाहते हो कि हम ये जो यहाँ पे OH हैं ये अटैक करें किस कार्बन के पास, CH3 CH2O, या ऐसे बोले जो हमारे पास ब्रोमाइड है CH3 CH2Br, ये इस अटैक करें और Br को क्या कर दें, निकाल दें, तो हमारे पास बन जाएगा CH3 CH2O, एक बन जाएगा ये चीज, एक ईथर, नीचे तो ईथर है ही वो ऐसे ही रहेगा OCH3, और ऊपर आ जाएगा हमारे पास CH2O, और इसके पास लगा होगा इथाइल ग्रुप। इसके बाद क्या होगा, तुम HI के साथ रिएक्शन कराओगे, तो HI के साथ रिएक्शन कराने पे H प्लस इधर दे देता है, यहाँ पे आ जाएगा प्लस, और कौन सा अभी बॉन्ड शिफ्ट होगा, हमने सीखा है कि यहाँ पर CH2 करके है, ये कार्बोकेटाइन बहुत स्टेबल होंगे, अपने आप टूट जाएंगे, यहाँ पे प्लस, और इसको मिल जाएगा I, तो ये बन जाएगा CH2I, और नीचे क्या होगा, नीचे हमारे पास O पे प्लस तो आएगा, लेकिन वो रिंग पे तो नहीं जा सकता, तो अल्टीमेटली CH3 प्लस आएगा, I माइनस SN2 कराएगा यहाँ पे नीचे, ऊपर SN1 जैसा हो रहा है, नीचे SN2 जैसा, नीचे आ जाएगा फिनॉल, OH वाला पार्ट आ जाएगा नीचे, और ऊपर आ जाएगा CH2I, आंसर हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। ऊपर की मैकेनिज्म को अगर तुम थोड़ा सा ध्यान देखोगे, ये तो ओपन वीडियोस हैं, जाकर के बड़े आराम से लोग देख सकते हैं, HI के रिएक्शन कैसे ईथर के साथ कराते हैं, बहुत सारे केसेस कराए गए हैं, उसमें से बहुत ही आसान सा केस यहाँ पे पूछा गया है। ऊपर CH2 पे प्लस क्यों आना चाहेगा, क्योंकि रिंग के साथ रेजोनेंस करके बहुत अच्छे से स्टेबलाइज होगा, यहाँ पे यहाँ प्लस नहीं आ सकता, इसलिए वो क्या करेगा, I माइनस CH3 पे अटैक कराएगा और उसी को लेकर चला जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास CH3I बन जाएंगे और OH आएगा हमारे पास नीचे फिनॉल वाला पार्ट, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स आर एसिडिक, एसिडिक, ये तो बेसिक है, ये एसिडिक है, बेसिक है एसिडिक है, एम्फोटेरिक है और एसिडिक है, एम्फोटेरिक है और बेसिक है, इससे अच्छा ये ज्यादा अच्छा है, एम्फोटेरिक और एसिडिक, आंसर हो जाएगा थर्ड पार्ट। एम्फोटेरिक मतलब एसिडिक और बेसिक दोनों होते हैं। तो हमसे जानना चाहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स आर एसिडिक, तो आंसर हो जाएगा हमारे पास सी ऑप्शन, ZnO और B2O3, ZnO और B2O3, आंसर हो जाएगा हमारे पास सी ऑप्शन। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में देखें, हमसे पूछा जा रहा है विच एमंग द फॉलोइंग विल गिव पॉजिटिव 2,4-DNP टेस्ट। हे भगवान, 2,4-DNP टेस्ट ये क्या होता है, 2,4-डाइफिनाइल 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन NH NH2, ये है 2,4-DNP जिसको बोलते हैं।
और ये अक्सर किससे रिएक्शन करते हैं भाई, 2,4-DNP 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन, वो कार्बोनिल कंपाउंड से रिएक्शन करते हैं और बनाते हैं 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन। किस कलर के, रॉय, रेड, ऑरेंज और येलो कलर के। तो 2,4-DNP टेस्ट कौन देते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड। कौन है कार्बोनिल कंपाउंड, एल्डिहाइड। तो जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है उसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलें। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। हमसे जानना चाहता है क्वेश्चन नंबर 12 में, अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के ऑर्डर में हमें इन लोगों को सजाना है। ऑक्सीजन फैमिली में जो अपने को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मिलता है ना, उसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है सल्फर का। और उसके बाद सबसे कम की बात करें ना, तो सबसे कम होता है ऑक्सीजन का। और उल्टा आता है, जैसे ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम जैसा होता है। तो बस ऑक्सीजन को सबसे लास्ट में दे दो, ऊपर की तरफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ती चली जाती है। सबसे ज्यादा होता है हमारे पास, अगर हम ऐसे ऑर्डर देख रहे होंगे तो यहाँ पे हमारे पास सबसे ज्यादा जो ऑर्डर मिल जाता है वो ऐसे करके कुछ मिलेगा, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और ऑक्सीजन। आंसर हो जाता है 12 का फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में अगर ध्यान से देखोगे तो हमसे क्या बोला जा रहा है, एजर्सन और रीजन टाइप का एक क्वेश्चन है। एक है TlI3, ये है हमारे पास TlI3। ये क्या चीज होता है, थैलियम तो +3 में मिलता नहीं, तो TlI3 क्या चीज है भाई, ये है Tl प्लस और I3 माइनस। जैसे Cs प्लस और I3 माइनस होता है, और ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में दोनों एग्जिस्ट करते हैं, उसी को बोलते हैं आइसोमॉर्फस। अभी बताते हैं आइसोमॉर्फस क्या चीज होता है। तो ये दोनों आइसोमॉर्फस होते हैं, जी हाँ। और इसमें थैलियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +1। बिल्कुल थैलियम +1 में रह भी सकता है, रह ही सकता है। +3 में बहुत अनस्टेबल है, इनर्ट पेयर इफेक्ट है उसके पास। अच्छा, बोरॉन फैमिली, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। तो ये तो ग्रुप नंबर 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6। ग्रुप नंबर 6 के पहले हमें क्या मिल जाते हैं, डी ब्लॉक, सॉरी एफ ब्लॉक। और अगर एफ ब्लॉक होंगे हमारे पास, तो क्या थैलियम के पास 14 F इलेक्ट्रॉन होंगे, जी हाँ। 14 F इलेक्ट्रॉन होंगे क्या, जी हाँ, ये सही बात है। तो एजर्सन रीजन टाइप जैसा है, स्टेटमेंट भी करेक्ट है, रीजन भी मतलब रीजन भी करेक्ट है, मतलब जो यहाँ बोला है वो सही है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। जो हमारा रीजन है वो करेक्ट, यहाँ पे थैलियम के पास 14 F इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस वजह से ये दोनों आइसोमॉर्फस है, नहीं। आइसोमॉर्फस इस वजह से है क्योंकि दोनों ही क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं, दोनों के पास Tl प्लस I3 माइनस, Cs प्लस I3 माइनस। कब लोग आइसोमॉर्फस हो जाते हैं, जब उनके केटाइन और एनाइन दोनों ही क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करें। और बताते हैं इसका आंसर अगर तुम देखोगे तो हो जाएगा, assertion is true, reason is true and reason is not correct explanation of for the assertion। आंसर हो जाता है बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 13 के एक्सप्लेनेशन को और अच्छे से समझे तो आइसोमॉर्फिज्म क्या चीज होता है, जब हमारे पास एनाइन और केटाइंस ऑफ आइसोमॉर्फस मिनरल्स हैव सेम रिलेटिव साइज। मतलब जैसे अभी देखो I3 माइनस, दूसरे में भी I3 माइनस, और एक में था थैलियम प्लस और एक में था सीजियम प्लस, लगभग दोनों का ही साइज कैसा रहेगा, सेम। क्रिस्टलाइजेज इन सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर, दोनों सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर में क्रिस्टलाइज भी होने चाहिए। और इस तरीके के सॉलिड्स को हम लोग क्या बोल देते हैं, आइसोमॉर्फस। और इस तरीके के जो हम लोग कहानी सुना रहे हैं उसको बोलते हैं आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो उन्होंने समझाया है NaCl और गैलेना के बारे में, ऐसे ही जैसे TlI3 और CsI3 के बारे में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के देख लेते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, हमसे जानना चाहता है कौन बीटा पार्टिकल्स देगा। बीटा पार्टिकल्स होते ही हैं लो एनर्जी वाले। अगर कोई बीटा पार्टिकल कौन है जो लिबरेट करेगा, जो होंगे रेडियो एक्टिव। कौन होते हैं रेडियो एक्टिव, हाइड्रोजन में प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम। जो ट्राइटियम है वो रेडियो एक्टिव होता है और वही हमें लो एनर्जी वाले बीटा पार्टिकल्स लिबरेट करके देगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। FeCl3 को हॉट वाटर में डालोगे तो क्या होगा, सबसे पहले तो इसको बोलते हैं इचिंग पाउडर। जैसे पानी में डालोगे तुम्हें लगता है धुआं निकलेगा, एक्चुअली में ये हाइड्रोलिसिस करते हैं और एनर्जी लिबरेट करते हैं, और हाइड्रोलिसिस करा के ये बना लेते हैं फेरिक हाइड्रोक्साइड, प्रेसिपिटेट होता है ये। और जो ये फेरिक हाइड्रोक्साइड है, और अगर तुम इसमें और Fe3+ डालोगे तो उससे क्या होगा, ये एक कोलाइड बना लेते हैं FeOH होल 3 Fe3+। ठीक है, और इसको बोलते हैं हमारे पास कि एक पॉजिटिव कोलाइड बन जाएगा। आंसर हो जाता है 15 का फर्स्ट ऑप्शन। जब भी FeCl3 में हॉट वाटर डालते चले जाते हैं, तो जब तुम FeCl3 में ध्यान से देखना, FeCl3 में हॉट वाटर डाल रहे हैं, तो जब पहले हॉट वाटर डालोगे तो हाइड्रोलिसिस होगा, और अगर Fe3+ बचा रह जाएगा तो नेट में Fe3+ को ये वाले जो प्रेसिपिटेट है वो अपनी तरफ खींचते हैं और एक ऐसा कोलाइड बना लेते हैं जो कि पॉजिटिव कोलाइड बनता है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। डेकेंस प्रोसेस, इसकी मैचिंग किससे, ये तो अपना शॉर्टकट CWHOD।
अभी अभी कितनी बार लोगों को बताया जाए, केमिस्ट्री वाला एचओडी करके। कॉन्टेक्ट प्रोसेस, वेकर प्रोसेस, हैबर प्रोसेस, ओस्वाल्ड प्रोसेस एंड डेकेंस प्रोसेस। डेकेंस प्रोसेस में प्रोडक्ट क्या बनता है, क्लोरीन। वैन आर्कल प्रोसेस, ये तो मेटलर्जी का पार्ट है, उसमें हम लोग टाइटेनियम को यूज करते हैं और बनाते हैं, उसका प्यूरिफिकेशन करते हैं। सॉल्वे सॉल्वे सॉल्वे, सॉल्वे प्रोसेस है, किसको बनाते हैं, सोडा को। तो डेकेंस प्रोसेस वाला हो जाएगा क्यू, वैन आर्कल प्रोसेस वाला हो जाएगा आर, सॉल्वे प्रोसेस वाला हो जाएगा एस। और कास्टनर कैलेनर प्रोसेस से किसको बनाते हैं, कास्टनर कास्टनर, कास्टिक सोडा NaOH। तो डी का हो जाएगा पी। तो क्यू आर एस पी आंसर विल बी 1। 16 का आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। Ne2, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा भाई, 20 इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा S। N2, इसका बॉन्ड ऑर्डर लोग जानते हैं 3 होगा, तो ये आ जाएगा Q में। O2, इसका बॉन्ड ऑर्डर लोग जानते हैं भाई, एक इतना लल्लू क्वेश्चन पूछोगे, F2 का बॉन्ड ऑर्डर 1, तो ये हो जाएगा P। ये भी कोई क्वेश्चन हुआ क्या, SQRP SQRP SQRP, यहाँ पर भी फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ये हार्डनेस ऑफ वाटर के ऊपर आया है। कैलगन्स प्रोसेस, कैलगन जो हमारे पास थे, सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट Na6PO3 ये होते हैं कैलगन, सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट। अब बोल रहा है कि ये कंटेन करता है सेकेंड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। हमसे गलत बात जानना चाहता है, इनकरेक्ट। अगर तुम और सारे स्टेटमेंट देखो, ये ना भी जानते हो तो चलता है, वैसे ये बात गलत होती है। सेकेंड स्टेटमेंट, इट डज नॉट प्रेसिपिटेट कैल्शियम आयन, नहीं ये प्रेसिपिटेट नहीं करता, ये कैल्शियम को मिला करके घुला करके अपने कॉम्प्लेक्स में डाल देता है। मतलब जो हमारे पास सोडियम है वो रिप्लेस होने लगते हैं कैल्शियम के साथ, इस वजह से जो कैल्शियम का हमारे पास परमानेंट हार्डनेस है, कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम के सल्फेट, वो नहीं बन पाते, क्योंकि कैल्शियम को ये छिपा लेता है अपने कॉम्प्लेक्स में। प्रेसिपिटेट नहीं करता है, सॉल्युबल ही बना के रखता है, क्योंकि सोडियम के कोई भी कंपाउंड प्रेसिपिटेट नहीं मिलते हैं, अल्टीमेटली ये सोडियम का ही कंपाउंड रहता है और यहाँ पे प्रेसिपिटेशन नहीं होता है। सही बात है। कैलगन इज पॉलीमरिक, हाँ ये हेक्सा मेटाफॉस्फेट, ये हेक्सामर जैसा है, हेक्सामर को क्या बोलेंगे, पॉलीमर। और वाटर सॉल्युबल होता है, जी हाँ सोडियम का कंपाउंड है, वाटर सॉल्युबल होता है, करेक्ट है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्राहम सॉल्ट, मान सकते हैं ये बात सही बात होती है, एक फैक्ट जैसा है। कैलगन्स इसको बोलते हैं ग्राहम सॉल्ट, ठीक है। ग्राहम्स बाबा को जानते हैं, वो रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर मॉलिक्यूलर मास बताने वाले, रेट ऑफ इफ्यूजन या डिफ्यूजन, ये भी बात सही होती है। तो 2, 3, 4 सही है, फर्स्ट वाला गलत हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। हे भगवान, सिडेराइट, अभी मॉर्निंग वाले पेपर में मैंने इसको बताया है, सिडेराइट क्या चीज होती है, FeCO3, कैलामाइन क्या चीज होती है, ZnCO3, मेलाकाइट क्या चीज होता है, हरा भरा CuCO3.CuOH होल ट्वाइस, और क्रायोलाइट क्या चीज होता है, Na3AlF6। बहुत मजेदार लगता है जब मेहनत करें और एग्जाम में क्वेश्चंस मिले। तो क्रायोलाइट में एल्यूमिनियम है, तो ये हो जाएगा S, मेलाकाइट में कॉपर है, तो वो हो जाएगा P, कैलामाइन में जिंक है, तो वो हो जाएगा R, सिडेराइट में लोहा है, तो वो हो जाएगा Q है। लोहा क्या चीज है, आयरन भाई। तो QRPS लो, फर्स्ट ऑप्शन में ही हमने सारे दे रखे हैं, तो आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या करना होगा भाई, कुछ नहीं, बस तुम्हें सेल का ई सेल लिख देना चाहिए। ई सेल कैसे लिखेंगे, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ द सेल, वो कैसे लिखोगे, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड जो कि है 0.8 माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड जो कि हो जाएगा प्लस का 0.76, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस एनोड माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई एन, एन की वैल्यू 2 लिखोगे यहाँ पे, लॉग ऑफ क्यू। क्यू कैसे लिखेंगे, हमें पता है एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा तो जिंक का कंसंट्रेशन ऊपर आएगा, डिवाइडेड बाई Ag प्लस के कंसंट्रेशन का स्क्वायर, वो हो जाएगा 10⁻⁻⁴। बस इसी को रख के सॉल्व कर लेंगे और फिर करा लेंगे कंपेयर। जब इसे तुम रख के सॉल्व करोगे, तुम्हारी जो ये वैल्यू आएगी वो आती है 147 इंटू 10⁻⁻², क्योंकि तुम्हें ऐसे टर्म में बनाना है, इतना वोल्ट, ठीक है। तो बस x की वैल्यू तुमसे जानना चाहता है, x विल बी 147। ये E क्या है, EMF ऑफ द सेल, E नॉट क्या होते हैं स्टैंडर्ड वैल्यू के टर्म्स में, ठीक है। तो आंसर आ जाता है 147। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। ये पहले तो ध्यान रखें, OX क्या चीज है, एक बाइडेंटेड लिगेंड तो होता है, लेकिन कैसा, EN जैसा सिमेट्रिकल होता है, ठीक है। ऑक्सिलेट है ना, ये तो C डबल बॉन्ड O माइनस और C डबल बॉन्ड O और O माइनस, ध्यान से देखो ये सिमेट्रिकल होते हैं, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। तो तुम अगर इसको रिलेट करना चाहोगे अपने रूल से, तो बोलेंगे MAA होल ट्वाइस, और उसके बाद ये तो 4 हो गए कोऑर्डिनेशन, उसके बाद तुमने C और D जैसा कुछ ले रखा है,
तो सी और डी क्या होंगे, एक बार सिस में जा सकते हैं जैसे ये देखो हमने दिखा रखा है, और एक बार वो ट्रांस पे जा सकते हैं। हाँ, जब ट्रांस पे जाएंगे तो जब तुम इस लाइन के अबाउट सिमेट्री देखोगे तो तुम्हें सिमेट्री दिख जाएगी, इस वजह से ये केवल एक ही फॉर्म देगा, डबल नहीं एक ही फॉर्म, क्योंकि ये ऑप्टिकली कैसा होगा, इनएक्टिव। लेकिन सिस वाला कैसा रहेगा, ऑप्टिकली एक्टिव, सिस वाला ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा, वहां डबल टिक देते हैं। और अब जब तुम स्टीरियो आइसोमर काउंट करोगे, अपनी मेहनत सफल हो गई, स्टीरियो आइसोमरिज्म बहुत अच्छे से हम लोग काउंट करते थे, यहाँ पे 2 वहां पे 1, तो टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने हो जाएंगे हमारे पास, 3। ज्योमेट्रिकल 2, ऑप्टिकल 2, स्टीरियो 3। 21 का आंसर क्या हो जाएगा, 3। क्वेश्चन नंबर 22, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के बारे में हमें दिया गया है, हमसे पूछ रहा है एसएफ की बॉन्ड एनर्जी बता दो। हे भगवान, ये तो सीट में तुम्हारे ऐसे ही क्वेश्चन दिया गया है, SF6 को तोड़ डालते हैं सल्फर में और 6 टाइम्स ऑफ F में, तो इस रिएक्शन का जो डेल्टा H होता है वो हो जाएगा बॉन्ड एनर्जी ऑफ 6 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ SF, वो हो जाएगा इस रिएक्शन का डेल्टा H। इस रिएक्शन के डेल्टा H को क्या लिख सकते हैं, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन S का फॉर्मेशन 275 प्लस 6 टाइम्स ऑफ F का फॉर्मेशन 80 माइनस SF6 का फॉर्मेशन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1100। बस इसी को रख करके सॉल्व कर लो, बॉन्ड एनर्जी निकल जाएगी SF की। SF बहुत स्टेबल होते हैं और इसके सारे बॉन्ड सेम तरीके की एनर्जी रखते हैं, इसलिए डायरेक्ट हम लोगों ने लिख दिया 6 टाइम्स ऑफ SF की बॉन्ड एनर्जी। करें इसका कैलकुलेशन, निकालें इसका आंसर, तो हमें मिल जाएगा आंसर 309.16 जैसा कुछ, ठीक है, किलो जूल पर मोल जैसा आंसर आ जाएगा हमारे पास। 22 का आंसर 309.16। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं, हमसे पूछ रहा है हाउ मच मास ऑफ सोडियम नाइट्रेट इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 50 ml ऑफ aqueous solution to get 70 मिलीग्राम Na प्लस पर ml। 1 ml में तुम चाहते हो 70 ग्राम हो, 70 मिलीग्राम हो, किसका, Na प्लस का, किसमें, 1 ml में, 1 ml में 70 मिलीग्राम होना चाहिए, किसका, Na प्लस का। अच्छा, तो सोचो 50 ml में कितना होगा, क्योंकि तुम्हें हाउ मच मास ऑफ NaNO3 इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 50 ml, तो 50 ml में कितना होगा मास, 50 ml में मास हम बता देंगे, 1 ml में इतना चाहते हो तो 50 ml में Na प्लस का मास हो जाएगा 70 इंटू 50, ये हो जाएगा कितना आजकल, ये हो जाएगा 3500 मिलीग्राम, इतना मिलीग्राम मास तुम्हें चाहिए होगा Na प्लस का। तो Na प्लस के कोई पूछे तुमसे मोल बता दो कितने चाहिए, तो इसके मोल, तो इसके मोल चाहिए होंगे हमें वेट, इसको हम ग्राम में लिखेंगे तो 3.5 वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, Na प्लस का जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो कितना रहेगा, 23, ठीक है, Na प्लस का मॉलिक्यूलर वेट उतना ही रहेगा 23 जैसा। अब इसको कर लेते हैं थोड़ा सा सॉल्व, जितना मोल Na प्लस चाहिए, अब ये तो हो जाएगा Na प्लस के मोल, उतना ही मोल चाहिए होंगे हमें NaNO3 के, तो मोल्स ऑफ NaNO3 रिक्वायर्ड वो कितना बन जाएगा, 3.5 डिवाइडेड बाई 23, इतना मोल चाहिए होगा। अब मास चाहिए तुम्हें, कितना मास NaNO3 का चाहिए, तो इतना मोल, मोल इंटू मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, सोडियम का 23 प्लस नाइट्रोजन का 14 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 3, तो वो हो जाएगा 48, बस इसी से मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमें मिल जाएगा आंसर ग्राम में। अगर वो ग्राम में आंसर चाहते हैं, बस इसी को रख करके करोगे सॉल्व, तो हमें मिल जाएगा आंसर। इसको सॉल्व करते हैं तो लगभग जो अपना आंसर आ जाता है वो आता है 129 के आसपास, 129.3478 जैसा, ठीक है, इतना ग्राम। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 को देख लेते हैं, हमसे पूछा है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्रॉसिंग एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर इज e⁻⁻x, डिटरमाइन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। ये क्या चीज होता है भाई, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हमारे पास एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर सकते हैं वो होते हैं जो एक्टिवेटेड हों, वो कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं, e⁻⁻ तो बस तुम मेहनत करके E/RT निकाल लो। एक्टिवेशन एनर्जी दिया है 80.3 किलो जूल में है, तो R की वैल्यू लिखेंगे 8.314 इंटू 10⁻³ इंटू टेम्परेचर 700 केल्विन। इसी को रख के करेंगे सॉल्व, तो हमें मिल जाएगा लगभग ये e⁻14, तो x की वैल्यू हो जाएगी, मतलब इसकी वैल्यू तो आएगी डायरेक्ट 14, इसको अगर हम सॉल्व कर रहे होंगे तो मिलेगा 14, तो x की वैल्यू आ जाएगी 14, ठीक है। आगे चलते हैं और हमसे क्वेश्चन नंबर 25 में कुछ पूछा जा रहा है, रेशियो ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइट्स एंड नंबर ऑफ लेटिस पॉइंट्स इन FCC क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज, रेशियो बताना है, ऑक्टाहेड्रल वाइट्स कितने ऑक्टाहेड्रल वाइट्स होते हैं, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइट्स कितने होते हैं हमारे पास, वो होते हैं ऑक्टाहेड्रल वाइट्स की अगर बात करोगे तो मिलते हैं 4 इफेक्टिव ऑक्टाहेड्रल वाइट्स। और कितने नंबर ऑफ लेटिस पॉइंट होते हैं, इफेक्टिव की बात करें तो लेटिस पॉइंट मतलब इफेक्टिव मॉलिक्यूल्स कितने आते थे FCC में, 4, तो 4 और 4 इनका रेशियो कितना मिल जाएगा, 1। जब भी कभी पूछता है नंबर ऑफ लेटिस पॉइंट्स, ऐसे लेटिस पॉइंट वो होते हैं जहां पे जाकर के एटम्स लगते हैं, लेकिन कितने एटम्स लगे थे इफेक्टिव में, वही है
नंबर ऑफ इफेक्टिव लेटिस पॉइंट्स वो हो जाएंगे 4, ऑक्टाहेड्रल वाइड भी इफेक्टिव होते हैं 4, उनका रेशियो कितना हो जाएगा 1। आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। हमसे जानना चाहता है कि वीकली मीडियम है, वीकली एल्कलाइन मीडियम है KMnO4 का, और उसकी रिएक्शन करा रहे हैं थायोसल्फेट के साथ, और वो रिएक्शन करके थायोसल्फेट को कहाँ लेकर जाएगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। थायोसल्फेट को तो ऑक्सीडाइज कर देते थे I2, आयोडीन तक इसको ऑक्सीडाइज कर देता है कहाँ, S4O6 - 2 में, 2 से लेकर 2.5 में। तो जब तुम KMnO4 जैसा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालोगे तो इसको कहाँ लेकर चला जाएगा, बड़े आराम से सल्फेट में, और कहाँ चला जाएगा 6 में। तो जो प्रोडक्ट होगा उसमें सल्फर का ऑक्सीडेस नंबर कितना मिलेगा 6। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। हमसे जानना चाहता है कैलकुलेट द पीएच ऑफ अमोनियम फॉस्फेट सोल्यूशन। पीएच कितना होगा अमोनियम फॉस्फेट सोल्यूशन का, भाई पीएच तो होता है, पीएच होता है, ये अमोनियम फॉस्फेट सोल्यूशन है। ये कौन है भाई अमोनियम फॉस्फेट सोल्यूशन में, अमोनियम फॉस्फेट सोल्यूशन है वीक एसिड वीक बेस का, और वीक एसिड वीक बेस के सोल्यूशन हो तो उनका पीएच डायरेक्ट कैसे लिखते हैं, 1/2 pKw प्लस pKa माइनस pKb, मतलब यही pKw प्लस pKa माइनस pKb डिवाइडेड बाई 2। उठा के सारी वैल्यूज रख दें। pKw कितना 14, pKa कितना दिया गया है 4.75, pKb कितना दिया गया है 5.23 डिवाइडेड बाई 2। बस इसी को कर लें सॉल्व, आंसर मिल जाता है 6.76। वीक एसिड वीक बेस के रिलेटेड पीएच पूछे गए हैं, अक्सर हमेशा के लिए अपने लिए बड़े आसान रहते हैं। आगे चलते हैं हम लोग, और क्वेश्चन नंबर 27 तो हम लोगों ने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। हमसे जानना चाहता है कि 12.2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड को उठाया है और 100 ग्राम वाटर में डाल दिया। अब जो फ्रीजिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का वो हो गया इतना, मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितने का हो गया 0.93, क्योंकि वाटर तो 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो जाता है, लेकिन वो अभी इतने पे फ्रीज हो रहा है। अच्छा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पता है। अब बोल रहा है एक n को तुम एक वैल्यू है उसको कंसीडर कर लें और बताएं, कंसीडर n नंबर ऑफ बेंजोइक एसिड मॉलिक्यूल्स आर एसोसिएटेड। n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं बेंजोइक एसिड को वो एसोसिएट किए हैं। अगर हम ये मान लें कैलकुलेट n एज्यूमिंग 100% एसोसिएशन, सारे 100% एसोसिएशन हो गए हैं, तब हम लोग कैलकुलेट करें कि n क्या होगा। तो चलो बता देते हैं कि I की वैल्यू कैसे निकालते हैं। ये तो हो जाएगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल्स टू I इंटू KF और इंटू मोलेलिटी। ठीक है, तो बस आओ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट 0.93 हो जाएगा। I की वैल्यू जब भी कभी तुम लिखना चाहोगे एसोसिएशन के लिए, अगर बेंजोइक एसिड 100% एसोसिएट हो रहा है तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी हाफ। क्यों भाई 100% एसोसिएशन होगा तो सोचो दो बेंजोइक एसिड मिल करके एक डाइमराइज कर लेते हैं ना, तो 1 में से अगर 100% चला गया तो कितना बनेगा हाफ, क्योंकि 2 से 1 बनता है तो 1 से हाफ बनेगा, तो I की वैल्यू हो जाएगी हाफ। तो लिखेंगे 0.93 इक्वल्स टू हाफ इंटू KF, KF तो हमें दिया ही है 1.86 इंटू मोलेलिटी। मोलेलिटी कैसे लिखेंगे, मोलेलिटी बड़े आराम से हम लोग लगा देंगे यहाँ पे। I की वैल्यू डायरेक्ट हाफ तो लिख सकते हैं हम लोग, हाँ लिख सकते हैं, तो डायरेक्ट वहां पे I की वैल्यू लगा दें। I की वैल्यू से ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा हमें लगता है, क्योंकि यहाँ पे तो सब कुछ मोलेलिटी भी तुम्हें पता चल जाएगा, उसको रखोगे तो ये 0.93 के आसपास आ जाएगा। I की वैल्यू ऐसे हम लोग लिखते क्या थे, अगर कभी भी हमारे पास एसोसिएशन जैसा कुछ चल रहा हो तो उसको लिखते हैं 1 + 1/n - 1, और इसी को कर लेंगे हम सॉल्व। तो यहाँ से जब तुम n की वैल्यू निकालोगे I की वैल्यू रखना हाफ, तो n की वैल्यू रखोगे तो वो तुम्हें मिल जाएगा 2, और यही 2 हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, कि हमारे पास 2 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो हैं वो एसोसिएट हो रहे होंगे, और हमें पता भी रहता है, ये तो पूछना भी नहीं चाहते भाई बेंजोइक एसिड कितने लोग मिलकर के बता पाते हैं एसोसिएशन, भाई 2 बेंजोइक एसिड मिलकर के डाइमराइज होते हैं। अगर ये क्वेश्चन हम सॉल्व भी ना करते ना, कुछ भी ना करते, क्वेश्चन में हमसे पूछता क्या था, पूछना चाहता है कितने मॉलिक्यूल्स एसोसिएट हो रहे हैं, 2 लोग मिलकर के डाइमराइज हो रहे हैं या ट्राइमराइज हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, ये अननोन जैसा नंबर था। एक्चुअली में वो हमसे ऐसे जानना चाहता है n नंबर ऑफ बेंजोइक एसिड मिलकर के Bn बना रहा है ऐसा, तो वो n जानना चाहता था अपने से। अब सोच लो अगर वो 100% एसोसिएट कर जाता तो 1 से 1 जाता तो ये कितना बनता 1/n। तो I की वैल्यू तुम ऐसे लिखते कि I की वैल्यू 1/n। अब इस यहाँ पर I की वैल्यू 1/n लगा दो और तुम देखोगे KF तुम्हें पता है, मोलेलिटी तुम्हें पता है, और तुम्हें क्या पता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ध्यान से समझ में आया, n की वैल्यू क्या चीज है कि वो चाहता है कितने बेंजोइक एसिड एसोसिएट हो रहे हैं, वो वाला फैक्टर वो जानना चाहता था। थोड़ी देर के लिए मैंने भी यहाँ पे थोड़ा सा अजीब जैसा कुछ लिख दिया है, लेकिन ध्यान से अभी समझोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि n कितने मॉलिक्यूल्स बेंजोइक एसिड के हैं जो एसोसिएट कर रहे हैं। तो वो I की वैल्यू तुम्हें n के टर्म्स में मिलेगा 1/n,
और जब तुम सॉल्व करोगे तो n की वैल्यू 2 आ जाएगी। और ये चीज सॉल्व ना भी करते तो बोल देते हैं बेंजोइक एसिड कितने हमेशा होते हैं, डाइमराइज करते हैं, 2 बेंजोइक एसिड मिल करके एक बन जाते हैं, तो n की वैल्यू आ जाएगी 2। इस तरीके से हम लोगों ने कर लिया आज के मतलब 26 फरवरी के जो हमारे पास इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन। ठीक है, चलें फिर, हम लोगों की मेहनत अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। जैसे कि आगे फिर से जब हम लोगों का मार्च में फिर से आएगा जेई का टेस्ट एग्जाम होगा, उनके भी वीडियो सोल्यूशन हम लोगों को प्रोवाइड कराए जाएंगे। चलें आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाय।